परिषद के 287वें वेबिनार के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते आज जी। का विषय है कोरोना के बाद की जटिलताएं। जीबी पद अस्पताल नई दिल्ली के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील रहेजा जी, जो हृदय रोग विशेषज्ञ, आज उनका उद्बोधन रहेगा। पहले 4-5 भजनों के प्रतिदिन की तरह आज के मुख्य अतिथि लायंस क्लब के डायरेक्टर श्री प्रमोद सप्रा जी आज मुख्य अतिथि रहेंगे। और आज की अध्यक्षता आर्य समाज विकासपुरी डी ब्लॉक के कार्यकर्ता प्रधान श्री रमेश बदाज जी अध्यक्षता करेंगे। आप सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं देख रहा हूँ श्री आरपी सूरी जी जुड़ चुके हैं बजाई बाग से, उनका स्वागत करता हूँ। माता प्रवीणा ठक्कर जी का स्वागत है और चंपा खन्ना जी भी चेन्नई से जुड़ चुकी है। तो माता प्रवीणा ठक्कर से प्रार्थना करूंगा एक बार गायत्री मंत्र का पाठ, एक भजन सुना के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माता प्रवीणा ठक्कर जी मुंबई से। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। हेलो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आवाज आ रही है? आवाज आ रही जी आ है? रही है, आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है, बोलिए आप। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुख और कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही दर्द ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है, ओम है जीवन हमारा, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से हम, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम है जीवन हमारा, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, बुद्धि
प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम है जीवन हमारा, ओम के जप से हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है, ओम है जीवन हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता प्रवीणा ठक्कर जी मुंबई से। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से, उसके बाद रजनी गर्ग जी तैयार रहेगी, फिर रजनी चुप जी। आज के अध्यक्ष रमेश बदाज जी जुड़ गए, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मंत्री ज्योति ओबराय जी का भी बहुत बहुत स्वागत। आइए रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। नमन। अनिल जी नमस्कार। अनिल जी नमस्कार। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक छोटा सा प्रभु स्तुति का गीत। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्संग का ज्ञान जरूरी है, मानव जीवन में जैसे सत्संग का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें आकर मन को शित कर पाए नहीं, दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर दीजिए, शांति से भर दीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। अब माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से आएगी, रजनी गर्ग जी, फिर रजनी चुप जी। आइए माता जनक अरोड़ा जी। नमस्कार सब भाई बहन, मेरा
नमस्कार। एक छोटा सा प्रभु महिमा का गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल हूँ तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। अनु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। हर दिल में तेरा धाम है और न्याय ही तेरा काम है। हर दिल में तेरा धाम है, न्याय ही तेरा काम है। सबसे बड़ा तेरा नाम है, जगन्नाथ ही हो से भी सूक्ष्म हो, तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। तुम साधकों की हो साधना या उपासकों की उपासना, तुम साधकों की साधना या उपासकों की उपासना, किसी भक्त की मृदु भावना या किसी कवि का ख्याल हो। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। मिले सूर्य को तेरी रोशनी, खिले चांद में तेरी चांदनी, मिले सूर्य को तेरी रोशनी, खिले चांद में तेरी चांदनी, सब कुछ तुम ही हो कर रहे, प्रभु तुम तो दीन दयाल हो। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में बेमिसाल हो। तुम पर किसी का न जोर है, तेरा राज्य सभी और है, तुम पर किसी का न जोर है, तेरा राज्य सभी और है, तेरे हाथ सबकी डोर है, तुम जिंदगी तुम ही काल हो। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। जो खत्म ना हो वो किताब हो, बेशुमार हो बेहिसाब हो, जो खत्म ना हो वो किताब हो, बेशुमार हो बेहिसाब हो, जिसका कहीं ना जवाब हो, उलझा हुआ वो सवाल हो। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। कोई नल न तुझे रिझा सका, तेरा पार कोई न पा सका, कोई नर तुझे न रिझा सका, तेरा पार कोई न पा सका, न पथिक वो गीत गा सका जिसमें तेरा सुर ताल हो, न पथिक वो गीत गा सका जिसमें तेरा सुर ताल हो। प्रभु तुम अनु से सूक्ष्म भी हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम अनु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अनु से सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। धन्यवाद अनिल जी, बहुत 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 धन्यवाद माता चंद्र अरोड़ा जी पानीपत से। हमारी इस बात प्रीत व्यास से रजी कर जी आएगी, आदर्श नगर से रजी चौक जी ध्यान रहे। आइए रजी जी, स्वागत है। नमस्ते भाई साहब, सभी को नमस्ते सादर जी। नमस्ते। सचमुच ईश्वर की महिमा बहुत अनंत है, सूक्ष्म
से सूक्ष्म और विशाल से विशाल। और उसी कड़ी में ईश्वर भक्ति का मैं एक भजन पेश कर रही हूँ। ये बलदेव जी का भजन है। प्रभु तेरी महिमा को, प्रभु तेरी महिमा को आज तक किसी ने नहीं जाना, आज तक किसी ने नहीं जाना। बड़ा मुश्किल है उसको पाना, बड़ा मुश्किल है उसको पाना। तू जहाँ भेज देवे जीव वहाँ चला जाए, तू जहाँ भेज देवे जीव वहाँ चला जाए। कर्म स्वतंत्रता से करता जाए, तेरे अधीन है, तेरे अधीन है फल पाना। बड़ा मुश्किल है उसको पाना। प्रभु तेरी महिमा को आज तक किसी ने नहीं जाना। यह जग सबका मन ललचाए, यह जग सबका मन ललचाए। विषयों के बंधन में जीव बंधा जाए, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है छूट पाना। बड़ा मुश्किल है। प्रभु तेरी महिमा को आज तक किसी ने नहीं जाना। बलदेव इंद्रियों को वश में कर ले, बलदेव इंद्रियों को वश में कर ले। सच्चे मन से प्रभु को सुमेर ले, आसान हो जाए, आसान हो जाए उसे पाना। बड़ा मुश्किल है उसको पाना। प्रभु तेरी महिमा को आज तक किसी ने नहीं जाना। बड़ा मुश्किल है उसको पाना। धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजी गर्ग जी। अब राजी चौक जी आएगी उनका भजन, उसके बाद सुखवर्षा सरदारा जी देहरादून से तैयार रहे। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर मधुर गीत ईश्वर भक्ति के चल रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक मैं भी प्रभु भक्ति का गीत ही रख रही हूँ। ओम अपनी शरण लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। अपनी शरण लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। चरणों में मन लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। चरणों में मन लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। अपनी शरण लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मैं गमों की धूप में जब तेरा
मिला रहमतों का साया, मिला रहमतों का साया, ये कृपा नहीं तो क्या है, अपनी शरण लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे, मैं गिरा तो खुद उठाया, मैं गिरा तो खुद उठाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, अपनी शरण लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, चरणों में मन लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मनोबल मेरा बढ़ाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मुझे बेफिक्र करके मेरी रूह में उतर के, मुझे बेफिक्र करके मेरी रूह में उतर के, मेरे दिल में घर बनाया, मेरे दिल में घर बनाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, अपनी शरण लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, चरणों में मन लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, मनोबल मेरा बढ़ाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, अपनी शरण लगाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, ये कृपा नहीं तो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद राजी चुक जी। अब माता सुख वर्षा सदाना जी देहरादून से आएगी, उसके बाद रचना सहदेव जी, डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, 2 महीनों के बाद डॉक्टर सुनील एजा जी का उद्बोधन रहेगा। आइए सुख वर्षा जी देहरादून से। हेलो, अजी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। अभी कराते हैं जी 1-2 बजे तक। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। रचना सहदेव जी आएंगे। रचना सहदेव जी, सुख वर्षा सदाना जी, चलो बुर्दुल अग्रवाल जी आ जाए फिर। हाँ जी भैया, मैं ना 10 मिनट तक बोलती हूँ, अभी घर पे कोई आया है, 10 मिनट तक अच्छा बोलूंगी। जी ठीक है जी। आइए बुर्दुल अग्रवाल जी। निर्मल विरमानी को बोलना। चलो आप निर्मल वर्मा आ जाओ। पंचकुला वालों का स्वागत। धन्यवाद जी। किसी का नंबर पहले, किसी का बाद में। सभी को सादर नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का भजन आपके समक्ष रखती हूँ। मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम, कपट छल को निकाल जपो ओम ओम ओम, कपट छल को निकाल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम,
महापुरुषों के संग चढ़े भक्ति का रंग, महापुरुषों के संग चढ़े भक्ति का रंग, बुरी संगत को त्याग यही जीने का ढंग, बुरी संगत को त्याग यही जीने का ढंग, जरा करके ख्याल जपो ओम ओम ओम, जरा करके ख्याल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम। सुनो दिल की आवाज, खुले जीवन का राज, बड़ा सुंदर संगीत मधुर श्वासों का साज, बजे धड़कन की ताल जपो ओम ओम ओम, बजे धड़कन की ताल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम। पांच वैरी विकार सदा करते प्रहार, पांच वैरी विकार सदा करते प्रहार, निडर हाथों में थाम रहो हरदम तैयार, निडर हाथों में थाम रहो हरदम तैयार, प्रभु भक्ति की ढाल जपो ओम ओम ओम, प्रभु भक्ति की ढाल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम। करो नियमित आहार और मीठा व्यवहार, करो नियमित आहार और मीठा व्यवहार, रहो नफरत से दूर, करो जीवों से प्यार, यही ऋषियों की चाल जपो ओम ओम ओम, यही ऋषियों की चाल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम। यहाँ भोगों के भोग बिना भक्ति के रोग, यहाँ भोग के भोग बिना भक्ति के रोग, यम नियमों को पाल करो युक्ति से योग, यम नियमों को पाल करो युक्ति से योग, कटे दुख के जंजाल जपो ओम ओम ओम, कटे दुख के जंजाल जपो ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम, छपट कपट छल को निकाल जपो ओम ओम ओम, तुम्हें मंजिल की चाह भरी कांटों से राह, तुम्हें मंजिल की चाह भरी कांटों से राह, करो ईश्वर को याद चलो भर के उत्साह, चलो ईश्वर को याद चलो भर के उत्साह, पथिक दामन संभाल जपो ओम ओम ओम, पथिक दामन संभाल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम, कपट छल को निकाल जपो ओम ओम ओम, कपट छल को निकाल जपो ओम ओम ओम। धन्यवाद जी, बहुत 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 समय देने के धन्यवाद लिए एवं बिरवारे जी। पंचूला से एक भजन और पिंकी आर्य जी, उसके बाद आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील एम रेजा जी का उद्बोधन। लो जी पिंकी जी। नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति गीत। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो
तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी भैया, मैं बोल दूं? नहीं, अभी अब समय हो चुका। डॉक्टर साहब वेट कर रहे हैं। तो आज के मुख्य वक्ता जीबी पत अस्पताल नई दिल्ली के मेडिकल सुपरिटेंडेंट माता कृष्णा रहेजा जी के पुत्र श्री डॉक्टर सुनील रहेजा से प्रार्थना करूंगा। आज के विषय नमस्कार। कोरोना बाद की जटिलताएं, कोरोना के बाद की क्या क्या समस्याएं लोगों को हुई है, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, क्या समाधान है उनका उद्बोधन। आज के मुख्य अतिथि लायंस क्लब से श्री प्रमोद सपना जी मेरे प्रिय भ्राता जी, उनका स्वागत करता हूँ। आज के अध्यक्ष श्री रमेश बदाज जी, कार्यकर्ता प्रधान आर्य समाज डी ब्लॉक विकासपुरी, उनका भी स्वागत है। सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद बाकी भजन डॉक्टर साहब के बाद होंगे। आइए डॉक्टर साहब, स्वागत। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने कोविड-19 की पेंडेमिक के दौरान भी सभी को जोड़े रखा, सभी का ज्ञानवर्धन किया, सबको कनेक्ट करके रखा और महत्वपूर्ण जानकारी समय से समय तक आप सबको प्रदान करवाते रहे हैं। और आपने, मैं देखता हूँ कि हर एक फील्ड के एक्सपर्ट्स को आप इनवाइट करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट and you need to be applauded and appreciated and we are really thankful। तो जैसा हम जानते हैं कि कोविड-19 एक बहुत ही नया वायरस, नोवेल वायरस था, जो कि फर्स्ट टाइम इसका पेंडेमिक पूरे विश्व में आया और उसकी वजह से यदि आप देखें तो सभी देश प्रभावित हुए, इंक्लूडिंग यूएसए, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज, जैसे आवाज ना आ रही यूके निकल गई और रशिया, सभी कंट्रीज में प्रभावित हुए। एक नया वायरस था तो किसी के अंदर इसके लिए इम्यूनिटी नहीं थी। अब कोविड होने के बाद आज का जो मुख्य टॉपिक है, पहले मैं उसको कवर करूंगा। कोविड जैसे ही वायरस हमारे शरीर में जाता है कोरोना का, तो क्या क्या परिवर्तन लाता है। हमें ये समझना है कि कोरोना का वायरस हमारे शरीर में जाने के बाद सिर से लेके पैर तक, फ्रॉम हेड टू टो, शरीर के हर एक सेल को प्रभावित करता है, पर्टिकुलरली जहाँ पे ACE2 रिसेप्टर्स हैं। तो उसकी वजह से जो मुख्य प्रभावित होते हैं वो हमारे लंग्स में ये प्रभावित करता है, जिसमें कि कोविड निमोनिया मेजर इन्फेक्शन है। इसमें लंग्स के अंदर सूजन आ जाती है, लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन जिसकी वजह से हमारे खून में नहीं जा पाती है,
और पूरे शरीर में इसका असर आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से शरीर में जैसे ऑक्सीजन कम होती है तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, सब जगह इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और नर्व्स भी। तो यदि आप देखेंगे तो एक ऐसा जटिल वायरस है जो कि इवन पैनक्रियास को भी इफेक्ट करता है। पेशेंट को बाद में डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से। तो जैसे ही वायरस अंदर गया, पहले 7 दिन तक स्टेज ऑफ इन्फेक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ वायरीमिया, जिसके दौरान वायरस हमारे शरीर में जाके मल्टीप्लाई करता है। और जैसे ही वायरस शरीर में जाएगा, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं हम, इम्यून सिस्टम, वो एक्टिवेट होगा। तो यदि तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से एक्टिवेट हो गया और उसने वायरस को दबा दिया या हरा दिया, तो हमें इतने असर नहीं आएंगे, इतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन वायरस अगर जीत गया तो कॉम्प्लिकेशंस अधिक आएंगी। और ऐसा असर ज़्यादातर देखा जाता है कि ये ऐसे व्यक्तियों में जिनमें की इम्यूनिटी कम है, जैसे कि 60 साल से अधिक आयु है, डायबिटिक पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, एस्थमेटिक हैं, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज के पेशेंट हैं, क्रॉनिक लंग डिसीज, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, लीवर डिसीज, किडनी डिसीज, रीनल ट्रांसप्लांट, या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं जो पेशेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, उनमें इसके ज़्यादा असर देखा गया और ज़्यादा सीवियर कोविड देखा गया, और कॉम्प्लिकेशन भी, क्रिटिकल भी ज़्यादा देखा गया, और मोर्टेलिटी भी ऐसे ही मरीजों में अधिक हुई है। यदि आप डेटा एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर व्यक्ति जो 60 साल से अधिक थे, उनके अंदर रिकवरी काफ़ी कम हुई है। बल्कि जो यंग पॉपुलेशन थी, उनमें कोरोना हुआ, कुछ को तो पता ही नहीं चला, कुछों को हल्का खांसी जुकाम बुखार हुआ, ठीक हो गया। लेकिन जिनमें इम्यूनिटी कम थी, उसमें ये वायरस घातक सिद्ध हुआ। जैसा हम जानते हैं, फर्स्ट वीक में जैसे ही वायरस गया, आपको लक्षण आएंगे खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, सूखी खांसी, आंखों में दर्द, सिर में दर्द। यदि ये तो है माइल्ड कोविड, और यदि 80% में तो ये माइल्ड कोविड के ही लक्षण देखे जाते हैं, और आपने साधारण पैरास्टामोल लिया, जिंक, विटामिन सी की टेबलेट्स ली, तो आप 7 दिन में रिकवर हो गए। कुछ एक दवाइयाँ जिसमें कि आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम वंस ए डे 5 डेज, फेविपिराविर टैबलेट्स, एंटीवायरल है जिसका कि कुछ एक स्टडीज में देखा गया कि वायरस के लोड को कम करती है। ये देने से काफ़ी हद तक पेशेंट फर्स्ट वीक में ठीक हो जाते हैं, और सेकेंड वीक आते आते बिल्कुल अपने काम पे लौटने के काबिल हो जाते हैं। कुछ एक पेशेंट्स में मॉडरेट कोविड के लक्षण आते हैं, मॉडरेट टू सीवियर, जिसमें कि सांस फूलना, गफलत में जाना, चक्कर आना, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना। ये एक बहुत ही साधारण सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। आई थिंक आप सब ने इसके बारे में सुना भी होगा। ये 1000, 1500 या 2000 में मिल जाता है आराम से, और सरकार के द्वारा तो ये पेशेंट्स को फ्री में दिया गया। यदि आप इसको लगाएंगे मिडिल फिंगर में, बिल्कुल नाखून साफ होना चाहिए, और 1 मिनट के बाद रीडिंग लेंगे तो आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन आ जाएगी 98%, जैसे मेरी आ रही है इस समय। तो ये नॉर्मल है। 94 से अगर ऊपर आती है आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन तो नॉर्मल है। और पल्स रेट भी इसमें आता है, इसमें और भी पैरामीटर्स आते हैं, हार्ट रेट भी आता है जैसे मैंने बताया। तो आप इसको नापते रहिए। यदि आपका ये 94 से नीचे जाता है कोरोना होने के टाइम, बीच में कभी भी, तुरंत आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। 94% से नीचे ऑक्सीजन जाएगी तो शरीर को ऑक्सीजन आपको देनी चाहिए, प्रेफरेबली हॉस्पिटल में देना चाहिए। लेकिन सेकेंड वेव के अंदर जैसे मैंने देखा कि एडमिशंस, हमने देखा कि हॉस्पिटल में बेड पूरे भर गए थे, तो लोगों ने घर में भी ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का इस्तेमाल किया। प्रेफरेबली आइडियल सेटिंग तो हॉस्पिटल ही है, क्योंकि इसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ता है, आपका बॉटल साफ होना चाहिए, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन को हाइड्रेट करना पड़ता है पानी की बॉटल के ज़रिए, और 10 से 15 लीटर पर मिनट या उससे भी अधिक देनी पड़ सकती है। तो कंटिन्यूस ऑक्सीजन फ्लो देना ज़रूरी है, और हमें चाहिए कि हम अपना SpO2 परसेंटेज, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ऊपर रखें। इसके अलावा हम थोड़ा डीप ब्रीदिंग करते रहें, प्राणायाम करते रहें, प्रोन ब्रीदिंग करते रहें,
पानी अधिक पिएं, तरल पदार्थ अधिक लें, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, नींद पूरी लें और स्ट्रेस ना लें ज़्यादा बीमारी का, तो रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ताज़े फल सब्जियां लेते रहें, ORS का घोल, नींबू, चीनी, शहद का मिक्सचर ले सकते हैं, नारियल पानी बहुत हेल्प करता है, हरा नारियल इसमें। मैंने अभी सभी पेशेंट को यही सब दिया, तुलसी बहुत हेल्प किया, अदरक, शहद ने बहुत हेल्प किया और हमारे जो ट्रेडिशनल मसाले हैं, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और जितने भी हमारे ये मसाले हैं, इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो खाना अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी। लेकिन कुछ एक पेशेंट में जो सीवियर कोविड होता है तो उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन 89 से नीचे चली जाती है, तो इनको आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ सकता है और इनको तुरंत एडमिट होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक टर्म है हैप्पी हाइपोक्सिया। मैंने आपको क्यों बोला ऑक्सीजन मॉनिटर करना ज़रूरी है आपका, क्योंकि हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल में 79 चला जाएगा, 80 चला जाएगा, 70 चला जाएगा, 60 चला जाएगा, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मालूम तब पड़ेगा जब आपके वाइटल ऑर्गन्स, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स डैमेज हो जाएंगे पूरी तरह से या ब्रेन में इसका इफेक्ट आ जाएगा। तो उसका इंतज़ार नहीं करना हमें। इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है, टाइमली एक्शन लेना ज़रूरी है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मेंटेन करना ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर, पल्स को मॉनिटर करना ज़रूरी है, टेम्परेचर को मॉनिटर करना ज़रूरी है। और यदि किसी भी समय किसी व्यक्ति को गफलत में जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे है या 89 से नीचे है, 89% से, चक्कर आना, बहकी बहकी बातें करना, दिल का धड़कन बढ़ जाना, या ऐसा बुखार जो कि पैरास्टामोल टैबलेट देने के बाद भी कम नहीं हो रहा, तुरंत आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं फ्री में दी गई, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, एडमिशन, टेस्टिंग, एवरीथिंग। तो ये तो हो गया आपका सेकेंड वेव में, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वी वर शॉर्ट ऑफ बेड्स, पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करने में काफ़ी हद तक तो सफल रहा, लेकिन कुछ एक कमियां भी रही, आप सबको मालूम है उसके विषय में। तो हम नहीं चाहते कि थर्ड वेव आए, और थर्ड वेव से बचने के लिए तो मैं कहूँगा सभी को एक ही उपाय है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, 2 गज की दूरी और मास्क लगाना है ज़रूरी। और मास्क लगाना भी बहुत ज़रूरी इसलिए है कि मास्क को ठीक से लगाना ज़रूरी है। ये ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क है, डार्कर साइड बाहर रहेगी, इसकी जो स्लीव्स है वो नीचे की तरफ रहेंगी, क्लिप ऊपर रहेगा। आपने इसको पूरा नाक के ऊपर लगाना है, मुंह को कवर करना है, ये मैं हमेशा बताता हूँ, और क्लिप को यहाँ से दबा देना है ताकि यहाँ से हवा अंदर ना जाए। स्पेक्स को लगा के रखना है, जब फेस शील्ड, और बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर जाएं और 2 गज की दूरी बना के रखें, पर्टिकुलरली हाई रिस्क ग्रुप जो मैं बता रहा हूँ। और अभी स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को स्कूल तभी भेजें अगर बहुत आवश्यक है, बच्चों को स्कूल तभी भेजें यदि बहुत आवश्यक है। आई एम रिपीटिंग, क्योंकि अभी बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, अभी वैक्सीन 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों में दिया जा रहा है और अगले महीने बच्चों में वैक्सीन शुरू हो जाएगी, जाइडस कैडिला की, साइडावेक। तो हमें थोड़ा प्रेफरेबली इंतज़ार करना चाहिए मेरे विचार में तो। और बच्चा अगर स्कूल जाता भी है तो उसके प्रॉपर साइज़ का मास्क लीजिए, आप उसको घर में मास्क लगाने की प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि देखिए मैं भी हॉस्पिटल जाता हूँ, 6 घंटे मास्क लगाना बहुत मैराथन वर्क है, बहुत मुश्किल काम है। लगता आसान है, लेकिन यदि आप बीच में मास्क हटा देंगे तो फिर तो सब बराबर हो गया आपका, पता नहीं कब वायरस अंदर चला जाएगा। बच्चे को घर से खाना पानी दे के भेजें और उसको ये समझाएं कि खाना पानी अकेले में खाना है, सबसे अलग होके खाना है, इकट्ठे नहीं खाना ग्रुप में। जैसे पहले होता था ना, सारे बच्चे एक डिब्बा खोल लिया, ऑफिस में सबने डिब्बा खोल लिया, पानी खोल लिया और अपना बैठ गए चौकड़ी लगा के, पंचायत पंचायत के तरीके से, वो सब नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे को स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमने हिदायतें दी हैं कि 2 गज का दूरी रखा जाएगा 2 बच्चों के बीच में, 6 फीट का। और सभी बच्चों को एक ही दिन में नहीं आना, अल्टरनेट डे आएंगे बच्चे, आधे बच्चे आ जाएंगे, आधे कल आएंगे, फिर इवन वाले अगले दिन आएंगे, ऑड वाले अगले दिन आएंगे, रोल नंबर वाइज। तो उस तरीके से इसलिए किया गया है कि कम से कम हम कुछ एक हद तक
फिजिकल क्लासेस शुरू कर पाएँ। लेकिन प्रेफरेबली मैं फिर भी बताऊँगा, आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है बच्चों के विषय में, क्योंकि बच्चा यदि स्कूल जाता है और उसको इन्फेक्शन होता है तो घर में बूढ़े व्यक्ति हैं उनको भी पास ऑन हो सकता है, क्योंकि बच्चा सभी के कॉन्टैक्ट में आएगा। और ये जो नया डेल्टा वेरिएंट है ये तो डोमिनेंट है। अब डब्ल्यूएचओ ने भी आज कह दिया कि अब सब तरफ ज़्यादातर डोमिनेंट डेल्टा वेरिएंट ही है। कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट नया आया है और ये ज़्यादा इन्फेक्टिव है, ये एकदम एक से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। इसमें आपको जैसे पहले था कि जी लॉन्ग कॉन्टैक्ट चाहिए, क्लोज़ कॉन्टैक्ट चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है। ये तो आप कॉन्टैक्ट में आए और आपको अंदर चला जाएगा और इन्फेक्ट कर देगा। इसका इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आर नॉट भी 1.7 है। पहले वाले जो वायरस था शुरू में जो ओरिजिनल आया था उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टिव है। तो हमें ज़्यादा सावधानी रखनी है, मास्क ठीक से लगाना है, बहुत ज़रूरी है, तभी घर से बाहर जाना है और 2 गज की दूरी बना के रखनी है। हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, हाथ धोते रहें, प्रेफरेबली साबुन से हाथ आप 20 से 40 सेकंड धोएँगे और अच्छे से रगड़ेंगे साबुन को। ये जो है ना, जैसे कहते हैं तेल, अगर आपके हाथ में तेल लगा है तो साबुन लगाने से तेल छूटेगा। तो वायरस भी यदि आप साबुन से हाथ धोएँगे तभी आपके हाथ में इनएक्टिव होगा। ये लिपोफिलिक वायरस है, तो आपको अच्छे से नाखून को, टिप ऑफ द फिंगर को रगड़ के साफ करना है, नाखून को साफ करना है, इसको साफ करना है, पूरा अच्छे से, उसके बाद रिंस करना है। तो प्रेफरेबली साबुन पानी से हाथ धोते रहिए, अननेसेसरली अपने मुँह को, नाक को, आँख को ना छुएँ, अननेसेसरली यहाँ-वहाँ डोर हैंडल, सेल फ़ोन शेयर ना करें, पेन शेयर ना करें, कंप्यूटर, टेबल टॉप्स अवॉइड करें ऑफ़िस में या स्कूल में। ये सारी बातें हमें बच्चों को भी समझानी है। ये देखा गया है, हम जाने-अनजाने बहुत बार आँख को हाथ लगाएँगे, मुँह में, नाक में उँगली से लगाएँगे, तो इससे भी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। सैनिटाइज़र जिसमें कि 70% अल्कोहल है, 60% एंड अबव है, अल्कोहल बेस्ड, उसका इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास हाथ धोने की सुविधा नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट उसमें क्या है कि स्किन में इरिटेशन और अल्कोहल होता है तो ड्राइनेस करता है वो। तो हमें सबका ध्यान रखना है। कोरोना होने के बाद की जटिलताएँ, जो कि आज का मुख्य टॉपिक है। ये तो मैंने आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया। आगे हम चलते हैं, कोविड-19 हो गया है तो आप घबराएँ नहीं, सबसे पहली बात। सरकार के द्वारा पोस्ट कोविड क्लिनिक्स खोल दिए गए हैं। सभी बड़े अस्पतालों में, जैसे एलएनजेपी हॉस्पिटल है, सफदरजंग है, आरएमएल हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। तो इसमें आपका पूरा जाँच, ट्रीट और डायग्नोसिस, दवाइयाँ सब फ्री दी जाएँगी। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं? इसमें काफ़ी जटिलताएँ हैं। जैसे मैंने बताया कि कोरोना का वायरस पूरे शरीर को इफ़ेक्ट करता है। लंग्स के अंदर यदि हम देखें, सबसे पहले फेफड़े को ही लेते हैं। लंग्स के अंदर ये फाइब्रोसिस करता है। फाइब्रोसिस के साथ जो लंग्स की इलास्टिसिटी है, कंप्लायंस है, वो कम हो जाती है। तो लंग की टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपका टाइडल वॉल्यूम कम हो जाएगा, आपको साँस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, आपको छाती में दर्द रह सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सीटी स्कैन कराएँ, डॉक्टर के संपर्क में जाएँ। और सीटी का हम स्कोर देखते हैं, यदि लेस देन 9 है सीटी का स्कोर, तो माइल्ड कोविड है, 9 टू 16 में ये मॉडरेट कोविड हो जाता है, 16 एंड अबव इट इज़ अ सीवियर कोविड। तो हमें ये देखना है कि कौन-सी कैटेगरी में जा रहा है, और अगर 24 से ऊपर है तो क्रिटिकल कोविड है। तो ये डॉक्टर की पूरी जाँच के बाद बता पाएँगे कि कितना आपके लंग्स में फाइब्रोसिस हुआ है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि जो जो नॉर्मल लंग है वो रुई की तरह होता है हमारा, बिल्कुल सॉफ्ट, नरम। लेकिन जैसे ही वो फाइब्रोसिस होगा उसमें गाँठें पड़ जाएँगी, हार्ड हो जाएगा। तो वो ना तो उसमें ऑक्सीजन जा पाएगी, ना वो श्रिंक करेगा, ना वो खुलेगा। तो वो नॉन फंक्शनल पार्ट हो जाता है लंग्स का, जिससे कि हमें साँस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। हमारा एसपीओ2 परसेंटेज कम हो सकता है। तो ज़रूरी है कि हम, जब कोरोना है तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि आप डीप ब्रीथिंग करते रहें, लंबे गहरे साँसों का अभ्यास करें, प्रोन ब्रीथिंग करें, कैट काउ पोज़ीशन में। तो लंबा साँस लेने का क्या तरीका है? आपने, हमारा जो साँस है वो 3 फ़ेज़ में चलता है। एक होता है एब्डोमिनल ब्रीथिंग, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग, चेस्ट ब्रीथिंग, स्कैपुलर ब्रीथिंग, नेक ब्रीथिंग। तो पहले आपने लंबा साँस लेना है, पूरा पेट फुलाना है, फिर पूरी चेस्ट फुलानी है, फिर ऊपर का हिस्सा फुलाना है। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो आप इसमें 3 स्टेज में कर सकते हैं। पहले जैसे मैं बता रहा हूँ, लंबा साँस लेंगे नाक से,
तो आपने पहले पूरा पेट फुलाना है, फिर पूरी छाती फुलानी है, फिर ऊपर का हिस्सा फुलाना है, फिर ऊपर से नीचे सांस छोड़ना है। ये जरूरी है। सबसे पहले आपने नीचे से ऊपर आना है, फिर ऊपर से नीचे जाना है सांस छोड़ते हुए। और जितना आप कर सकते हैं धीरे, उतना अच्छा है, उतना आपका ज्यादा कंप्लायंस होगा। आपको 6 सेकंड या 3 या 6 सेकंड में सांस खींचना है। 6 सेकंड या 12 सेकंड तक, 3, 6, 12 सेकंड तक रोक सकते हैं तो ठीक है, और 6 या 12 सेकंड में उसको छोड़ देना है। तो ये आप 5-10 मिनट, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम करेंगे तो आपके लंग्स धीरे-धीरे खुल जाएँगे। हेवी एक्सर्शन से बचें। ये अक्सर देखा गया है कि हमने कई पेशेंट देखे कि कोरोना के बाद उन्होंने एकदम जिम में चले गए और वहीं कोलैप्स कर गए। जिम के ऊपर ही पड़ गए और दे लॉस्ट देयर लाइफ। यंग पेशेंट्स, 28 साल, 23 साल जिनकी उम्र थी। तो ये इग्नोरेंस में हुआ, गलती से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना होने के बाद आपको एक्टिविटी जो करनी है, बहुत धीरे-धीरे करनी है। ग्रेडेड एक्टिविटी करनी है। पहले 5-10 मिनट सैर करिए, फिर 20 मिनट डॉक्टर के संपर्क में रहिए, दिल की धड़कन नापते रहिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन इससे नापते रहिए, कहीं ड्रॉप तो नहीं हो रही है। 6 मिनट चलने के बाद एक होता है 6 मिनट्स वॉक। आपने अपना रेस्टिंग फेस में ऑक्सीजन देखा कितना आ रहा है, फिर आप 6 मिनट चलेंगे नॉर्मल पेस पे, और 6 मिनट के बाद देखेंगे, 6 मिनट में आप अप्रॉक्सीमेटली आधा किलोमीटर चलेंगे, जो एक नॉर्मल स्पीड है हमारी। तो 6 मिनट में आधा किलोमीटर, वही 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पर आवर हम वॉक करते हैं। तो आप 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलते हैं नॉर्मली, उस नॉर्मल जो वॉक करते हैं। तो 5 मिनट, 6 मिनट में आपने 500 मीटर या आधा किलोमीटर चलना है, और फिर इसको देखना है। यदि ये ड्रॉप कर रहा है आपका ऑक्सीजन लेवल, तो आपको एक्सर्शन अभी नहीं करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर 94 से नीचे जा रहा है ऑक्सीजन तो ठीक नहीं। दूसरा चीज़, धीरे-धीरे ग्रेडेड एक्टिविटी से आप अपना कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन बढ़ाएँगे। इसकी वजह से हार्ट पे भी इफ़ेक्ट आता है। हार्ट में काफ़ी जटिल सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें कि हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कार्डियक रिदम, उस पे इफ़ेक्ट आ सकता है। हार्ट की धड़कन बढ़ सकती है, इरेगुलर हो सकता है हार्ट बीट। हार्ट के सेल्स के अंदर मायोकार्डाइटिस हो सकता है वायरस की वजह से, और जिसकी वजह से हार्ट का जो कंट्रैक्शन पावर है वो कम हो सकता है, पंपिंग कैपेसिटी कम हो सकती है। उसकी वजह से भी शरीर के अंदर जब पूरा ब्लड नहीं जाएगा, साँस फूलेगा, पैरों में सूजन आएगी, घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी। आप समझ सकते हैं, एक तो लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा रहा, ब्लड भी सर्कुलेट नहीं कर पा रहा पूरा ब्लड, तो क्या होगा, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कम होने से बेचैनी होगी, दिमाग में गफलत होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें होने का अंदेशा रहता है। हालाँकि ऐसे मरीजों की संख्या काफ़ी कम है, इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। दीज़ आर ओनली 1 और 2% ऑफ द टोटल पेशेंट्स, बट डेफिनिटली लेस देन 6%। 94% पेशेंट ठीक हो जाते हैं इसमें। तो यदि आप देखें, ये सब जटिलताओं से बचने के लिए जब कोरोना होता है पेशेंट को, तभी हम कहते हैं भाई साँस लेते रहो, खुश रहो, नींद पूरी लो, दवाई समय से लो, हाइड्रेशन मेंटेन करो, न्यूट्रिशियस खाना लो, ताकि हम वायरस को हरा पाएँ। दवाई जो डॉक्टर दे रहे हैं उसको ठीक से लीजिए आप। सबसे ज़रूरी बात है, ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, उससे आपको तकलीफ हो सकती है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कुछ एक दवाइयाँ एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक, इबुप्रोफेन, ब्रूफेन जिसको कहते हैं, वोवरान, ये सब नहीं लेना आप, क्योंकि ये थ्रोम्बोटिक स्टेट होती है इस समय, ब्लड हमारा विस्कोसिटी बढ़ जाती है, कत्थे बनने का अंदेशा बढ़ जाता है कोविड में, जिसकी वजह से लंग्स में को एआरडीएस, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है लंग्स के अंदर, पत्थर जम सकते हैं खून के। इसलिए खून पतला करने की दवाई भी हम देते हैं कुछ एक पेशेंट्स में, एनोक्साप्रेन, हेपेरिन या एंटीकोगुलेंट्स, रिवॉक्सान। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर के ज़रिए ही दी जा सकती हैं, सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। आई रिपीट, प्लीज़ डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन। ओनली फॉर फीवर यू कैन टेक पैरासिटामोल, हैव गुड हाइड्रेशन, गुड डाइट, बस। और जिंक और विटामिन सी ले सकते हैं आप खुद से, दीज आर सेफ ड्रग्स। लेकिन इसके आगे आप कुछ भी ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर के संपर्क में जाके लीजिए, डॉक्टर के संपर्क में हमेशा रहिए। और तीसरा जो इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर होता है, ये पेशेंट मैंने अभी देखा, लास्ट वीक भी देखा, ब्रेन फॉगिंग जिसको कहते हैं। ब्रेन फॉगिंग में क्या होगा, मरीज कहता है डॉक्टर साहब कोरोना के बाद मैं सब भूल जाती हूँ, भूल जाता हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता मैंने अभी फाइल में क्या लिखा। अभी मेरे पास एक सेक्टेड से लेडी आई पेशेंट, उसको कोरोना हुआ 1 महीना हो गया, 1.5 महीना, और उसकी यही कंप्लेंट है कि डॉक्टर साहब मैं कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरे में। इतनी हार्ड वर्किंग हमारी वो वर्कर थी,
जिसको पूरी इंटेलिजेंट कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, और उसको कोरोना के बाद इतनी घबराई हुई, वो पैनिक ये अटैक्स होते हैं, उसको एकदम घबराहट हो जाती है, रात में नींद नहीं आती, उल्टे सीधे सपने आते हैं, भूल जाती है क्या कर रही थी, क्या करना है अचानक। दिस इज कॉल्ड मेंटल फॉगिंग या पैनिक अटैक्स भी होते हैं। तो ये कोरोना का साइड इफेक्ट है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि ये ओवर द टाइम विद योगा, मेडिटेशन और साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी के 4 या 6 महीने में ठीक हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है। मैंने उसको भी एश्योरेंस दिया कि मैडम आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको एफिडेविट भी लिख देता हूँ, आप 6 महीने में ठीक हो जाएंगी। वैसे तो आप 3-4 महीने में ठीक हो जाएंगी, लेकिन 6 महीने में ग्रेस पीरियड मांग रहा हूँ आपसे। तो वो उससे काफ़ी खुश हुई, सेटिस्फाइड हुई। तो ये एक ट्रिक है पेशेंट को ठीक करने का। पेशेंट को रीअश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ कि पेशेंट हमारे पास काफ़ी उम्मीद लेके आता है। पेशेंट काफ़ी अंदर से परेशान होता है, दुखी होता है, उसके आपके ऊपर काफ़ी उम्मीद, फेथ एंड ट्रस्ट लेके आता है। तो डॉक्टर को उसको एश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी उसको एश्योरेंस दिया, मल्टीविटामिन दिए, B12 दिया, मिथाइल कोबालामीन, विटामिन D3, थायामीन, बेंटोथायामीन, जो न्यूरो में हेल्प करते हैं, थोड़ा ब्रेन में जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम करते हैं। और उसके बाद मैंने उसको एश्योरेंस दिया, तो काफ़ी सेटिस्फाइड हो गई और आज वो काफ़ी बेटर फील कर रही है। कुछ एक मरीजों में टेस्ट चला जाता है, मरीज कहता है सर मेरे को तो पता नहीं चलता मैं खट्टा खा रहा हूँ कि नमकीन खा रहा हूँ या कड़वा खा रहा हूँ या मीठा खा रहा हूँ। बिल्कुल बका-बका और आया होने से, और किसी की सूंघने का ही पता नहीं चलता, बू आ रही है या खुशबू आ रही है, मालूम ही नहीं पड़ता। तो इसके लिए भी हम पेशेंट को कहते हैं कि अच्छी बात ये है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट विल डेफिनिटली रिकवर, इट विल गेट नॉर्मल। महीने लगे, 3 या 6 महीने लगे, लेकिन ये 6 हफ्ते से 6 महीने के अंदर ठीक हो जाता है। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, मेंटल फॉगिंग भी धीरे-धीरे ठीक होती चली जाती है। मेंटल जो पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, वो भी एश्योरेंस करते हैं पेशेंट का, जब हम वो ठीक हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों के लिए पेशेंट को एश्योर करें। ऑफ कोर्स प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट तो हम देते ही हैं, लेकिन आप ये मानेंगे कि एश्योरेंस इज़ हाफ द मेडिसिन। मरीज़ का सैटिस्फाइड होना डॉक्टर के साथ बहुत ज़रूरी है, भरोसा तभी आता है। तो पेशेंट को हम जब एश्योर कर देते हैं कि मैं तो मरीज़ को यहाँ तक बोल दिया, उस लेडी को, कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, यदि आप कहेंगे तो मैं एफिडेविट भी लिख देता हूँ और इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। तो शी वाज़ एश्योर्ड, हाँ भाई डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा सब पेशेंट ठीक हो गए, आप भी ठीक हो जाएँगे। वो तो बेचारी इतनी घबराई हुई थी, कहती है मैं जॉब के लिए रिज़ाइन दे रही हूँ। मैंने कहा अरे! आप जब तक रिज़ाइन देंगे तब तक तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर आप घर बैठ के क्या करेंगे? शी वाज़ हार्डली 50 प्लस, लॉट ऑफ ईयर्स टू गो इन द सर्विस। तो मैंने उसको बहुत एश्योर किया, मैंने कहा आप रिज़ाइन बिल्कुल नहीं देंगे, एट द मोस्ट यदि आपको चाहिए तो मैं मेडिकल रेस्ट दे देता हूँ 1-2 हफ्ते का आपको। आप जब ठीक हो जाएँगे महीने के बाद, तो आप मुझे कहेंगे डॉक्टर साहब मैं तो रिज़ाइन दे दिया, फिर आपको एक और स्ट्रेस हो जाएगा कि नौकरी भी चली गई। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उसको मैंने एश्योरेंस करके घर भेजा, तो आज वो बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं बताना चाहते हैं हम इससे कि आपको घबराना नहीं है, कोरोना के बाद जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका भी इलाज है, यू विल रिकवर। कुछ एक चीज़ें हैं, गुलन-बारे सिंड्रोम, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी स्टेरॉइड से टाइम से रिकवर काफ़ी पेशेंट हो जाते हैं। इसके अलावा लीवर के अंदर, जैसे मैंने बताया कि शरीर के हर एक हिस्से को इफ़ेक्ट आता है। लीवर में एंजाइम बढ़ जाते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी। लीवर का यदि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें फैटी चेंजेज़ आ जाते हैं। तो यदि आप देखें, ये भी धीरे-धीरे लीवर के अंदर क्या है, सबसे अच्छी क्वालिटी है भगवान ने दिया है कि रिकवरी बहुत जल्दी होती है। इट विल रिकवर वेरी फास्ट। तो ये भी धीरे-धीरे लीवर भी 4-6 महीने में अच्छी खाने के साथ, अच्छे डाइट से, अच्छे एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। किडनी में जो इफ़ेक्ट आते हैं कई बार, उसके लिए हमें सोचना पड़ता है क्या ट्रीटमेंट देना है। इसलिए मैंने बताया कि उस हाइड्रेशन को मेंटेन करिए अच्छे से, ताकि किडनी के ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना आ पाए। पानी अधिक पीते रहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। शरीर में जो दूसरी चीज़ है, लॉन्ग कोविड जिसको कहते हैं, ये तो हो गया सिक्वली ऑफ द कोविड। लॉन्ग कोविड में क्या होता है कि पेशेंट को 2 हफ्ते, देखिए 94% तक पेशेंट, 94-95% 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं, उनका टेस्ट भी नेगेटिव आ जाता है। हालाँकि गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल नहीं है कि आपको टेस्ट दोबारा कराना है।
और कुछ एक मरीजों में क्या होता है कि कमजोरी 2 हफ्ते के बाद भी रहती है, 2 महीने भी रहती है, कई पेशेंट से मैंने देखा। कहते हैं डॉक्टर साहब शरीर इतना टूट गया कि बस उठा ही नहीं जाता, चला ही नहीं जाता, बदन में दर्द रहता है, कमजोरी रहती है, मन बुझा रहता है। तो ये भी ऐसी चीज है जो कि अच्छा खाना जिसमें कि प्रोटीन इंटेक ज्यादा लेना चाहिए। प्रोटीन इंटेक के लिए आप वे प्रोटीन लीजिए जिसमें कि पनीर जो कि दूध से और दूध से बनी हुई वस्तुएं ज्यादा लीजिए, सोयाबीन लीजिए, इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, ताजे फल और सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अधिक लीजिए, खुश रहिए, प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, योगा कीजिए, सैर कीजिए और गाने गाइए, हंसिए, बच्चों से बातें करिए, गपशप लगाइए, खुश रहिए। तो ये भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो नॉट टू वरी एट ऑल। पोस्ट कोविड सिक्वली ज्यादातर मैंने देखा है कि 99% से अधिक पेशेंट्स में they recover over a time, but it takes time, it takes patience, you need patience, resilience and courage to overcome covid। तो कोविड को हराने के लिए हमें हिम्मत से काम लेना है, घबराना नहीं है। और सबसे जरूरी बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्लीज प्लीज टेक ऑल दी प्रिकॉशंस। अभी भी ये प्रोग्राम मैंने अनिराज को भेजा, अभी 2 दिन पहले किया डीडी न्यूज पे, मंडे को, 3 दिन पहले। उसमें मैंने यही बोला है, घबराना नहीं है, लेकिन हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें मास्क लगाना है बहुत जरूरी, वो भी ठीक से लगाना है, ये नहीं गले में लटका दिया, यहाँ लटका दिया। और अक्सर देखा जब हम बात करते हैं मास्क नीचे कर लेते हैं। अरे यही तो समय है जब सबसे ज्यादा वायरस ट्रांसमिट कर रहे हैं एक से दूसरे में। अब जब आप बोलते हैं तो ड्रॉपलेट के जरिए वायरस ट्रांसमिट होता है। इस समय तो मास्क लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब आप बात कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि मास्क के अंदर से आवाज नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मास्क के अंदर से आवाज जाएगी। तो प्लीज जब आप किसी से मिलते हैं, कोई बाहर से घर में आता है या आप कहीं से किसी से मिलते हैं, तो मास्क को पूरे से अच्छे से लगाएं, कवर करें और 2 गज की दूरी बना के रखें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, खाना अच्छा लें, नींद पूरी लें, खुश रहें। कुछ एक दवाइयाँ रेमडेसिविर, ये एक मिथ है, बहुत ही कम पेशेंट में इसका यूज देखा गया। इतनी महंगी दवाई और सिर्फ 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे कम किया इस दवाई ने, कोई मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं हुआ, डेथ रेट किसी का कम नहीं हुआ इससे। टैजुलिमैब एंटी इंफ्लेमेटरी जो कि 2nd वीक में देते हैं, 2nd वीक में स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, जिसमें कि हम ब्लड थिनर देते हैं, नॉक्साप्रेन, एंटीकोगुलेंट, टैजुलिमैब। तो ये सब दवाइयों का बहुत ही लिमिटेड रोल है। स्टेरॉइड्स भी 2nd वीक में देना चाहिए। सबसे जरूरी बात है कि आप स्टेरॉइड अपने आप से ना लें। कोरोना के बाद बहुत से केसेस देखे गए ब्लैक फंगस के, जैसे आपने देखा ब्लैक फंगस की वजह क्या थी, सेल्फ क्रिएटेड है, क्योंकि आपने इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड किया। स्टेरॉइड क्या करेगा, इम्यूनिटी कम कर देगा। पहले आपको कोरोना हुआ, आपका इम्यूनिटी ऑलरेडी इफेक्टेड है, आपने हाई डोज स्टेरॉइड लिया, उससे ब्लड शुगर बढ़ गया और अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, म्यूकर माइकोसिस जो है, फंगस जो है, वो आपको अटैक करने का उसको मौका दिया आपने। और उससे आपको जो हम इसको ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब अंदर इन्फेक्शन करता है, ज़्यादातर इफेक्ट नाक में आएगा, आपके गले में आएगा, लंग्स में आएगा, कई केसेस आंखों में भी चला गया ऑप्थेल्मिक ब्लैक फंगस, या ब्रेन में भी चला गया, उसको ऑपरेट करना पड़ा, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है और जो पार्ट होता है वो उसमें थ्रोम्बोसिस से ब्लैक हो जाता है, वो खून के कत्थे जमने से। तो इसलिए हम इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। वैसे मिसनोमर है ये, फंगस एज सच ब्लैक नहीं है, लेकिन जो हम देखते हैं नाक के अंदर अपना नेजल स्कैपुला लगा के, तो हमें दिखता है कि भाई ऑटोस्कोप से या नेजोस्कोप से तो देखते हैं कि फेरिंक्स ये ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोल दिया, मीडिया का टर्म है। बेसिकली ये फंगस इन्फेक्शन है जो कि हमारे आसपास सब जगह है, मिट्टी में, पौधों में, डस्ट में, लेकिन क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है ये हमें इफेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही आपका इम्यूनिटी कम हुआ कोरोना से, आपने स्टेरॉइड भी दे दिया बिना मतलब ही, तो उससे ब्लैक फंगस का चांसेस बढ़ गया। स्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, ये सारी दवाई आपको डॉक्टर के संपर्क में जाकर लेना है, खुद से नहीं लेना। डोज कितना लेना है, ड्यूरेशन कितना रखना है, कैसे दवाई को धीरे धीरे कम करना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये सब डॉक्टर ही बता पाएंगे आपको। और दूसरी चीज, कुछ एक पेशेंट्स में पैनक्रियास में इफेक्ट आ गया कोरोना होने के बाद, जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, डायबिटीज हो गया जिससे। तो मैंने जैसे बताया कि उसके लिए हमें इंसुलिन या कुछ और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कोरोना का वायरस एक बार हमारे शरीर में जाता है तो पूरे शरीर को इफेक्ट करता है,
बेस्ट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। खुश रहिए और एज ए कम्युनिटी जन आंदोलन है, सभी का रोल है इसमें। यदि एक कमरे में 10 व्यक्ति हैं और उसमें 2 ने मास्क नहीं लगाया हुआ, एक ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ, तो वो सबके लिए खतरा है वो व्यक्ति। अगर आप कहीं मीटिंग कर रहे हैं अपने यार दोस्त के यहाँ, अगर 10 ने मास्क लगाया है, 2 ने नहीं लगाया, 1 ने नहीं लगाया, तो वो व्यक्ति सबके लिए खतरा है। मास्क नहीं तो टोकेंगे, यदि कोई मास्क नहीं लगा रहा आपके सामने, उसको टोकिए आप। और इसके लिए बच्चे सबसे अच्छे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं कहता हूँ बच्चे सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं। इसलिए मैंने बोला बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, आप उनको अच्छे से समझाइए, मास्क लगाने की ट्रेनिंग दीजिए। बच्चे आपको घर में भी टोकेंगे, बाहर भी टोकेंगे। टीचर्स को तो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपने सब करना है, लेकिन बच्चे को भी ज़रूरी है कि वो भी आपस में ध्यान रखें, क्योंकि टीचर हर बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएगा। रिसेस में क्या हो रहा है, छुट्टी के बाद क्या हो रहा है, स्कूल आते समय क्या हो रहा है रास्ते में। तो ये बच्चों को सब समझना है कि कितनी दूरी रखनी है, कैसे बचाव करना है, हैंड हाइजीन कैसे करना है। तो एज ए टीम वर्क, सरकार और जन भागीदारी के ज़रिए ही हम कोविड पैंडेमिक जैसी बीमारी के ऊपर कंट्रोल करने में अभी तक सक्षम हुए हैं। वैक्सीन अवश्य लगवाइए। अभी 18 साल से अधिक व्यक्ति जितने भी हैं, एज 18 ईयर्स एंड अबव के लिए वैक्सीन अप्रूव हो गई है। और जैसा मैंने बताया कि 81 करोड़ से ज़्यादा डोजेज लग चुकी हैं वैक्सीन की भारत में। और 17 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे तो 2.5 करोड़ वैक्सीन लगा एक दिन में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। हमें इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इतने कम समय में इतनी सक्षम वैक्सीन डेवलप की गई और 75% से अधिक वैक्सीन फ्री दी जा रही है, सरकार अपने खर्चे से दे रही है। तो हमें इसका फ़ायदा उठाना है। कोविन ऐप के ज़रिए पूरा डिजिटलाइज सिस्टम है, आपका पूरा आधार कार्ड से लिंक होके हम देख सकते हैं कि कितने 1 मिनट में कितने वैक्सीन लग रहे हैं पूरे भारत में। कौन से हिस्से में किसको वैक्सीन कितने बजे लगी है, कितने सेकंड्स, कितने कौन-सी तारीख में कितने बज के कितने मिनट, कितने सेकंड्स पे उसको वैक्सीन दी गई है, सब उसमें दिखता है। तो इतना सक्षम कोविन ऐप पोर्टल है, मुफ़्त में वैक्सीन दी जा रही है, तो हमारी ड्यूटी बनती है खुद भी वैक्सीन लगवाएँ, सभी को इसके लिए प्रेरित करें। यदि जैसे मैंने बताया कि नो वन इज़ सेफ टिल एवरीवन इज़ सेफ, डिसीज़ एनीवेयर इज़ डिसीज़ एवरीवेयर। तो हमने खुद को तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन यदि हमारे कॉलोनी में, हमारे सोसाइटी में कुछ व्यक्तियों ने वैक्सीन नहीं लगवाया और वो मास्क नहीं लगा रहे, तो सभी के लिए खतरा है। तो आप टोकिए, उनको बताइए, सबको साथ लेके चलिए। सबका साथ है बहुत ज़रूरी इसमें। सबका साथ, सबका विश्वास मैं कहूँगा। यही एक इसका मूल मंत्र है, जिससे कि हम इस पैंडेमिक से अपने आप को बचा सकते हैं और इसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी डॉक्टर सुनील एम रहेजा जी। किसी ने कोई प्रश्न पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। एक डॉक्टर साहब से मैंने सवाल करना था। हाँ जी। कि जो पेशेंट कोविड से सफर किया है, चाहे 3 दिन किया है, चाहे 1 हफ्ता किया है, 10 दिन किया है, खासकर लेडीज, उनके बाल बहुत झड़े हैं। बिल्कुल बहुत। हाँ, बिल्कुल। एक चीज मैं देख रहा था कि मेरे घर में 8-9 पेशेंट जो हैं कोविड से गए हैं और मैं आर्य समाज डी ब्लॉक से हूं और एक सेकंड वेव के थ्रू आउट हमने अपने आर्य समाज में कोविड को छोड़ के और कई कोविड का पेशेंट का भी ट्रीटमेंट कराया। हमारे पर डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे जो कोविड 1 में वो सफदरजंग में थे, कोविड वार्ड में थे। तो सिर्फ बहुत से लोगों का, करीब 60-70 लोगों का इलाज किया। लेकिन आफ्टर मैट में जहाँ इतने आपने गिनाए, एक ही में लग गया, क्या इसका भी कोई बाल झड़ने का कोई इलाज? ये मेरा आपसे सवाल। हाँ, देखिए, ये तो जैसे मैंने बताया कि हर एक सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, स्किन को भी इफ़ेक्ट करता है, बालों को भी इफ़ेक्ट करता है। तो इसकी वजह से पूरे शरीर में इफ़ेक्ट आता है और बाल झड़ना बहुत ही कॉमन है इसके बाद। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोविड के बाद प्रोटीन अच्छी मात्रा में लें। जैसे मैंने बताया कि वेजिटेरियन है तो गाय का दूध लीजिए, पनीर लीजिए, सोयाबीन लीजिए, हरी सब्जियां, फल खाइए, तो इससे आपके बालों में फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ एक दवाइयाँ जिसमें कि कैल्शियम पेंटॉक्सिनेट होता है, वो हेल्प करेंगी। लेकिन जैसे कि बायोमिन एक्सेल टेबलेट आती है, उसमें पेंटॉक्सिनेट है, तो
न्यूरोबियन फोर्ट आती है, उसमें पेंटोथेनेट है। तो इससे आपको धीरे धीरे बाल गिरना कम होगा और होपफुली आई थिंक 4 या 6 महीने बाद बाल गिरने अपने आप धीरे धीरे कम हो जाते हैं और रिकवरी भी शुरू हो जाती है बालों की। तो इसमें भी घबराना नहीं है, ये धीरे धीरे समय के बाद, समय के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये रिकवर कर जाते हैं। हाँ, इस दौरान आप थोड़ा सा ड्राइनेस को अवॉइड करिए, थोड़ा बादाम का तेल लगा लीजिए बालों में, काफ़ी हेल्प करता है। गोले का तेल लगा सकते हैं। हाँ, केमिकल युक्त कोई भी तेल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग खुशबूदार तेल और ये सब ये मत लगाइए। आप बिल्कुल देसी तेल जो होते हैं ना, प्योर कोकोनट ऑयल या प्योर आपका जो बादाम रोगन है या जो फ्रेश कर्ड है, वो बालों में लगा सकते हैं धोने के लिए, या वॉश थोड़ी देर लगा के वॉश कर लीजिए। तो इससे भी आपके बाल झड़ने में आपको फायदा मिलेगा। बहुत अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजी गर्ग जी। जी भाई साहब, डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जैसे बहुत सीवियर हो गए थे लास्ट ईयर, तो वैसे तो ठीक हैं, लेकिन अभी मुझे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उनके लिए आगे के लिए, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे 22 दिन रहे हैं और वो एक्मो सर्वाइवर है। आपको बहुत ही आप किस्मत वाले हैं कि वेंटिलेटर और एक्मो के बाद पेशेंट रिकवर कर गया। यू शुड बी वेरी फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल टू गॉड। आप सबसे जरूरी है उनको वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए अभी आप इमीडिएटली। वो तो हो गई है वैक्सीन तो, और उसके बाद तो वही है इन कि फ्यूचर के लिए फ्यूचर के लिए मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी है जरूरी, और हैंड हाइजीन। खाना अच्छा खाना है, नींद पूरी लेनी है, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, योगा, ये सब हल्का फुल्का करते रहें और खुश रहें। एज कितनी है उनकी? 55। कोई उनको डायबिटीज या वो तो नहीं है ना, ब्लड प्रेशर या? अब हो गई है, पहले नहीं थी। हाँ, ये मैंने बताया ना, कई बार हो तो जाती है। हाँ, ये चीज और भी पूछ रही हूँ कि जैसे मेडिसिन चेंज करते रहना चाहिए डायबिटीज की, बीपी की, नहीं या नहीं, एक ऐसा ही कुछ रेगुलर? नहीं है। जो आपको सूट करती है वो आप लीजिए, ऐसे बार बार चेंज करने का। डॉक्टर ने बोला था कि कुछ टाइम बाद ना चेंज कीजिएगा जैसे। अरे, आपने किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया होगा गारंटी से? नहीं, वही जहाँ एडमिट थे। कहाँ पर? मणिपाल हॉस्पिटल में थे डॉक्टर। प्राइवेट है ना वो, प्राइवेट में ये अक्सर डॉक्टर कहते हैं। मेरी भाभी के साथ भी ऐसे है, उसको भी डायबिटीज है। उसको भी उन्होंने यही बोला कि समय समय पर दवाई बदलते रहेंगे। उससे क्या है कि समय समय पर मरीज जाता रहता है, कंसल्टेशन देता रहता है, नहीं तो कौन जाता, कोई दोबारा जाता नहीं है ना। तो इसीलिए जो दवाई सूट कर रही है उसको कंटिन्यू करिए, लेकिन डॉक्टर के संपर्क में रहिए, ये जरूरी है कि फॉलो अप में रहना जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और प्रश्न? अब इससे पहले कि बहुत सपना जी अपने विचार रखें, एक भजन हो जाए। पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं गावी गुप्ता बोल रही हूँ गुरुग्राम से। हाँ जी। मेरे को मई में हुआ था कोरोना। ठीक है जी। 15 दिन के बाद मैं ठीक हो गई, रिकवर हो गया था मुझे घर पर ही। वेरी गुड। तो इतिहास को जरा छेड़ा है तो कैमरे के साथ अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं, क्योंकि ये वाकई। तो उसके बाद फिर मेरे को ना सांस बहुत फूलता है, जब जरा सा काम करती हूँ या चलना होता है जरा सा तो सांस फूलता है मेरे को। नहीं, आप डेफिनेटली आपको चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि कुछ केसेस में आपकी उम्र भी ज्यादा लग रही है मुझे देखने से। 66। हाँ, तो 60 से ऊपर ही है ना, तो आपको चाहिए कि पोस्ट कोविड क्लिनिक जो बनाए गए हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, कहाँ रहते हैं? गुड़गांव में, पटेल नगर। गुड़गांव में तो आप वहाँ किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखा लीजिए, सीटी स्कैन करवा लीजिए, चेस्ट एक्सरे तो कम से कम कराई लीजिए, और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापिए कितना रहता है। जैसे मैंने बताया कि इसको लगाना है और 6 मिनट वॉक करना है, उसके बाद देखना है ऑक्सीजन तो नहीं ड्रॉप हो रहा है आपका। तो आपकी वहाँ पे सीटी स्कैन हो सकता है, एक्सरे टेस्ट करें, सीटी स्कैन करें, इकोकार्डियोग्राफी करें, ईसीजी करें डॉक्टर, और बाकी जांच करें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के लिए, लीड IMR, IL-6, CRP, ये सब करने होते हैं। तो डिटेल में देखना पड़ेगा किस वजह से हो रहा है ये। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर आप लंबे गहरे सांसों का अभ्यास करते रहेंगे, स्टीम लेते रहेंगे, भाप से बहुत फायदा होता है इसमें, और उसमें आप थोड़ा नमक डाल लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर डाल लीजिए। ये तो हम कोरोना के मरीजों को भी एडवाइस करते हैं कि भैया कोरोना के टाइम पे भी आप भाप जरूर लीजिए ताकि अंदर बलगम इकट्ठा ही ना हो पाए। और प्रोन ब्रीदिंग करिए, कैट काउ, मतलब उल्टे होके, पीठ ऊपर चेस्ट नीचे। अच्छा जी। हाँ, उस पोजीशन में जाके लंबे लंबे सांस लीजिए, छोड़िए। ऑक्सीजन तो डॉक्टर साहब मेरी ठीक आती है, मैं कई बार
करती हूँ घर पे तो ठीक आती है। फिर वो भी भी देखिए, करी। अगर आपको ये तकलीफ हो रही है तो आपको डिटेल में जांच तो करना चाहिए, एक बार हमें सेटिस्फेक्शन तो करना है कि हाँ लंग्स जी, में हाँ कोई जी। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, उससे मालूम पड़ता है। आपको इससे पहले सांस की बीमारी तो नहीं थी ना, अस्थमा, सीओपीडी या कुछ ऐसा नहीं कोरोना नहीं से नहीं पहले? नहीं, डायबिटिक तो थी मैं। हाँ, तो आपका देखो उम्र ज्यादा है, डायबिटीज के मरीज हैं, तो इम्यूनिटी कम रही होगी। ये अच्छी बात है, आप ठीक हो गए 15 दिन में, लेकिन उसका पोस्ट कोविड सिक्वेली जो मैं कह रहा था, ये डॉक्टर अनिल आर्य जी ने बहुत अच्छा किया कि आज का प्रोग्राम रख लिया। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको कोरोना होने के बाद काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो मुझे खुशी है कि मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया गया हूँ। तो आप घबराएं नहीं, ये इसका हाँ जी। इलाज हो जाएगा, लेकिन हमें बिल्कुल ठीक से पूरा प्रॉपर डायग्नोस करके उसके बाद ऑन मेरिट इलाज करना होगा। ठीक है डॉक्टर, नमस्ते डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कोई और क्वेश्चन? चलो मैं डॉक्टर सुनील अवरेजा जी आज के मुख्य वक्ता, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार जी, और नमस्कार। केएल सहगल जी या रचना सहगल जी, एक भजन, उसके बाद श्री प्रमोद सप्रा जी आज के मुख्य अतिथि। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी साहब। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, हम दीन दुखी निर्धन नित नाम रहे प्रतिफल, हम दीन दुखी निर्धन नित नाम रहे प्रतिफल, ओ जियो ये सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, मम हंस चुके मोती तुम मान सरोवर हो, दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, रोकोगे भला कब तक
दर्शन को मुझे तुमसे तो जियो, चरणों से लिपट जाऊं वृक्षों से लता जैसे, अब द्वार खड़े तेरे मुझे राह दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। मझधार पड़ी नैया डगमग डोले भव में, मझधार पड़ी नैया डगमग डोले भव में, जियो आओ विशलानंदन हम ध्यान धरे मन में, अब दासी करे विनती मुझे अपना बना लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नजरा सचदेव जी, हमारे बीच डॉक्टर अभागदास गुप्ता जी, आर्थोपेडिक सर्जन, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदू रावसाल विद्यमान है, उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर रक्षा चावला जी हमारे बीच विद्यमान है, उनका भी स्वागत करता हूँ। अब मैं श्री प्रमोद सप्रा लेंस क्लब से, मेरे बड़े भाई साहब जिन्होंने शालीमार बाग में ब्लड बैंक खोलने में काफी मेहनत की, काफी जोर लगाया। कोरोना काल में भी भोजन का प्रबंध मरीजों के लिए करते रहे। आएंगे अपने विचार, मार्गदर्शन, आशीर्वाद, उसके बाद एक भजन, फिर रमेश प्रधान जी। आइए प्रमोद जी, माइक खोलिए। धन्यवाद अनिल जी। आवाज आ रही है? आ रही है जी, फोटो भी, आवाज भी। स्वागत। आज के वेबिनार के अध्यक्ष रमेश प्रधान जी और आदरणीय डॉक्टर सुनील रहेजा जी और संयोजक अनिल आर्य जी, जो आपने ये आज प्रोग्राम रखा कोरोना के बाद जटिलताएं, आज के समय का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी आज जरूरत थी। जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने सभी को बड़े सिंपल वे में, सरल भाषा में समझाया, उम्मीद है कि सबको समझ आया होगा। उनके द्वारा बताए गए विचार, उनके द्वारा बताई गई सलाह, 2 गज की दूरी, मास्क का दूरी, अगर हम इसको बना के चलेंगे, जरूरी है कि हम आने वाली बीमारी से, आने वाले खतरे से बच जाए। ये जो बीमारी पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से हमारे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी फैली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर साहब ने सही कहा कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं था, फिर भी डॉक्टरों के सहयोग से, वैज्ञानिकों के सहयोग से आज हम उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं कि आज इसका सामना करने को तैयार है। तो हमें वही 2 गज की दूरी, मास्क का दूरी का पालन जरूर करना है। ये नहीं कि आज हम थोड़ा ढिलाई कर दें। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी। और सबसे ज्यादा मुबारक दूंगा रचना सहदेव जी को। हाँ जी, हाँ जी। आज के कार्यक्रम का सबसे सुंदर भजन, उसके लिए आपको बहुत बधाई। लेकिन उसमें भजन में मैंने देखा आपने भगवान मेरी नैया का वर्णन किया है, उसमें भगवान हमारी का करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो प्रार्थना हम सबके लिए करेंगे वो उसमें हम भी आ जाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरे में तो खाली अपना स्वार्थ होता है। हाँ अगर हमारी वर्ड यूज करोगे तो उसमें सबका हो जाता है। सबका होगा, उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मैं प्रमोद सपरा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2015-16 लायंस क्लब इंटरनेशनल में रहा हूँ। ये एक सामाजिक संस्था है, वर्ल्ड की नंबर 1 एनजीओ है। हमारा कार्य भी लोगों की सेवा करना है। जो मैं किसी को गरीब नहीं कह सकता, जरूरतमंद 1 लखपति भी हो सकता है, करोड़पति भी हो सकता है। आज की बीमारी में हर एक व्यक्ति जरूरतमंद है, जिसकी किसी को किसी आवश्यकता है। हम उन जरूरतमंदों की सेवा करते हैं जो हमसे कुछ भगवान ने उनको कम दिया है। पीछे कोरोना काल महामारी आई, ऐसा संकट आया कि कई बातें विश्वास से ऊपर जाती थी। हमारा ब्लड शालीमार बाग में है, ब्लड की इतनी शॉर्टेज रही, कैंप लगने बंद हो गए, लोगों के फोन आने शुरू हो गए, बड़ी मजबूरी से लोगों को मना भी करना पड़ता था। इसी दौरान हमने एक संस्था, हमने फूड बैंक ऑन व्हील बनाई, जिसका मैं ट्रस्टी हूँ। उसके माध्यम से हमने, डॉक्टर साहब, हम लगभग 75 लोगों को उनके घरों में जाकर भोजन दे रहे हैं, जो किसी कारणवश खाना नहीं बना सकते, उम्र से बुजुर्ग हैं, बच्चों ने उनको अकेले छोड़ दिया है या उनके पास साधन नहीं है। कोरोना काल के अंदर भी हमारा भोजन उन सबके घर जाता रहा। सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि यह है, जहाँ लोगों ने घर से निकलना बाहर बंद कर दिया था, उस काल के अंदर भी हम उनके घर खाना पहुंचा पाए। मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के एरिया में शालीमार, पीतमपुरा, अशोक विहार, रोहिणी, तिलक नगर, शिवाजीनगर साइड में कोई भी ऐसा सज्जन आपको मिले जिसको खाने की दिक्कत हो, खाना ना बना सकता हो, किसी मजबूरी में हो, तो हमें कांटेक्ट करें। हम पूरा प्रयास करेंगे उनके घर खाना पहुंचाने के लिए। हमारा लायंस क्लब जो है दिन रात कार्य करता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर की शाखाएं हैं। अगर यहाँ दिन है तो दूसरी कंट्री में रात है, दूसरी कंट्री में दिन है तो यहाँ रात है। तो 24 घंटे कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में लायंस के थ्रू कार्य होता रहता है। हमारे आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 14 लाख मेंबर हैं। 14 लाख मेंबर का मतलब 14 लाख फैमिलियां जुड़ गई हमारे साथ, कितने हाथ हो गए हमारे साथ जुड़े हुए। तो आज हम वर्ल्ड की नंबर 1 एनजीओ है। और मैं आपको बताता हूँ, खुशी हो रही है मुझे कि वर्ल्ड की नंबर 1 एनजीओ है जो आज एज ए यूएनओ एडवाइजर है। यूएनओ ने लायंस क्लब को अपने यहाँ एडवाइजर नियुक्त किया हुआ है। तो ये हमारा अपना सौभाग्य है कि हम उस संस्था से जुड़े हुए हैं। और सभी का अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है। मैं संस्था से जुड़ा हूँ, मेरे छोटे भाई अनिल जी बचपन से ही इससे जुड़े हुए हैं। मेरा परिवार पूरा आर्य समाजी है, लेकिन हम कार्य जो भी करें परिवार से आर्य समाजी हैं। और एक माता पिता से हमें ऐसी शक्ति मिली हुई है कि हम समाज के प्रति हमारा कर्तव्य रहता है। तो मैं अनिल जी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो आज का जो टॉपिक आपने चुना और जो आज की स्थिति है वेबिनारों की, आप 287 वेबिनार करने जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा साधन है कि हम वैसे किसी से नहीं मिल पा रहे, लेकिन वेबिनार के माध्यम से हम काफ़ी लोगों से मिले हैं। हमारे यहाँ भी मीटिंगें वेबिनार से काफ़ी हुई हैं। और मैं जैसे आज मौका मिला डॉक्टर साहब से मिलने का, हो सकता है अगर आप ये प्रोग्राम ना होता वेबिनार का, तो उनसे हमारे दर्शन ना होते उनको, या उनको सुनने का मौका मिलता। तो मैं अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आप इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें और भगवान आपको शक्ति दे, तरक्की दे
वो आपको इस कार्य करने के लिए और प्रेरित करें कि आप लोगों की सेवा करते रहे। आप अभी मेरे विचार से थोड़ा उसमें प्रचार करने में ज्यादा आपका योगदान है। थोड़ा सामाजिक कार्यों में भी आप अगर अपने युवाओं को लगाएंगे, जैसे आंखों पे चेकअप कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, उसमें भी आपका एक अच्छा माध्यम है आपकी संस्था को आगे सेवा करने का। तो मैं अंत में धन्यवाद देता हूँ। वो भगवान से यही प्रार्थना करते हुए सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे। जय हिंद, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सपना जी। अब आर्य समाज मुखर्जी नगर के भी कार्यकर्ता प्रधान है। इससे पहले की अध्यक्षीय वक्तव्य रमेश प्रधान जी का हो, एक भजन का ब्रेक। किरण सहगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देवेंद्र गुप्ता जी इंदिरापुरम से, माता सुमित्रा गुप्ता जी भी है। चंपा खन्ना जी, एक भजन हो जाए, जिनकी तैयारी हो जाए। अनिल जी ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छा जी प्रमोद अनिल जी ठीक? बहुत सुंदर प्रमोद जी, धन्यवाद। अनिल जी? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रमोद जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलो, आज के अध्यक्ष श्री रमेश प्रधान जी, कार्यकर्ता प्रधान आर्य समाज डी ब्लॉक विकासपुरी, उनसे प्रार्थना करूंगा अपने अध्यक्षीय वक्तव्य दे। बहुत नमस्कार। और अभी भजन होना है या बाद में होगा? अगर कोई होगा इच्छुक तो करा देंगे, नहीं तो शांति पाठ। डॉक्टर अनिल आर्या जी और हमारे मुख्य अतिथि प्रमोद सप्रा जी, हमारे डॉक्टर SM रहेजा जी, और भी जो हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये मौका दिया कि वेबिनार पे हम आए। हम लोग जितने भी आदमी इस साल के अंदर कोविड के अंदर से गुजरे हैं, हालांकि इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है और ये एक बड़ा भयंकर एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर सप्रा जी को सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं उनका अति धन्यवाद करता हूं कि जो नॉलेज उन्होंने हमें दी है वो हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने सब लोगों में इसका प्रचार करें। एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूं, आर्य समाज डी ब्लॉक विकासपुरी। इन्होंने कोविड-1 और कोविड-2 में वही सब कार्य किए जो अभी हमने सुने। एक तो डॉक्टर सप्रा जी ने बताया कि कोविड के टाइम में कई लोग ऐसे थे, घर में 4 थे तो चारों बीमार थे, अब उनको खाना कौन बनाएगा? वो हमारी समाज ने कोविड पेशेंट्स को खाना दिया और रेगुलर दिया, सवेरे शाम दिया। जहां से भी आवाज आई वहां से उठ खड़े हो गए। इसमें हमारे ज्योति ओबराय जी का बहुत बड़ा सहयोग है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। इसके साथ अमित सचदेवा, उन्होंने भी ये काम किया। और हम कोविड-2 के टाइम में हम पूरी हमारी आर्य समाज के मेंबर अनिल भाटिया, ज्योति ओबराय, अमित सचदेवा, सब के सब जुड़े हुए थे यहाँ पे। और पूरे टाइम में हमारी आर्य समाज की जो डिस्पेंसरी है वो फंक्शन कर रही थी। कई लोगों का हमने इलाज किया। उसमें सिर्फ एक चीज रखी कि जो कोविड पेशेंट है वो वहां नहीं आ सकते। ये हमने एक ऐसा कार्य किया जो मैं समझता हूं कि इस पेंडेमिक के टाइम में हम सबको जुड़ के इसको करना चाहिए था। हमने ही नहीं किया, पूरी आर्य समाज, आर्य प्रादेशिक सभा, रानी बाग और भी बहुत से लोग इसमें जुड़े रहे जिन्होंने भोजन का कार्यक्रम किया। तो इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता, एक तो आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाए और वेबिनार के थ्रू हम सब जुड़े और जितनी भी हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया और ये जो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूर, ये जो हमें शिक्षा मिली है, आर्या जी मैं आपको पर्सनली संबोधित करना चाहता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगर हमारे पास पर्सनली मीट का कोई कारण नहीं है तो वेबिनार से, ऑनलाइन से जुड़ते हैं
इसी के दौरान हमने आर्य समाज में ऑनलाइन संडे का हवन किया। उसमें हमारी संख्या 70-80 से ज्यादा लोग थे और 10-15 तो रेगुलरली आर्य समाज में आते थे। अब थोड़ा स्केल चेंज हो गया, आज 40 रेगुलर आर्य समाज में आते हैं। और हमारी आर्य समाज में संडे का जो प्रोग्राम है सबसे लाइव होता है और ऑनलाइन भी होता है, जैसे हमारी सब आर्य समाजें कर रही हैं। हम कोई बहुत एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, कोई किसी चीज को ज्यादा हाईलाइट करना कि हम अपने आप को बताएं कि आई एम द बेस्ट, दिस इज नॉट द टाइम। वी आर विद द सोसाइटी, वी आर विद द पीपल। और हमने यही किया है। मैं आपको बता सकता हूं कि हम अपने मन से बड़े खुश हैं कि इस टाइम में जब हमें सेवा करनी चाहिए थी हमने उसको किया, लोगों के साथ जुड़े, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करी। हमारे पास एक डॉक्टर साहब थे जो कोविड के एक्सपर्ट थे। तो उन दिनों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी। मेरे परिवार में एट ए टाइम 10 पेशेंट थे, उनमें से 2 को नर्सिंग होम में जगह मिल गई, बाकी 8 का ट्रीटमेंट हमने घर में किया, मेरे अपने परिवार। इसी तरह उस डॉक्टर साहब ने, जिनका नाम है डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा जी ने लोगों के घर जाकर ट्रीटमेंट किया। उन्होंने एक नर्सिंग असिस्टेंट रखा, 1 या 2 रखे, वो सवेरे शाम दवाइयाँ और उनको ग्लूकोज वगैरह का देते थे, दवाइयाँ रिक्रूट करते थे। वो किसी के घर नहीं गए क्योंकि कोविड का टाइम था, लेकिन उनके जो नर्सिंग असिस्टेंट थे वो घरों घरों में जाते थे और उनको दवाई 2 डॉक्टर साहब लिख के देते थे, वो समझाते थे खाने का तरीका, ये लगाना। और जनरली जो कोविड पेशेंट हो जाता था स्टेरॉइड की वजह से वो डायबिटिक हो जाता था। कईयों की तो डायबिटीज बहुत बढ़ गई, 300 350 हो गई। आपको अपना SpO2 कंट्रोल में रखना है, डायबिटिक कंट्रोल में रखना है, ओवरडोज नहीं लेना है। ये सब चीजें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं, मैं समझता हूँ ये आज के जमाने की नीड है। हर बड़े बच्चे छोटे सबको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रीटमेंट ओनली डॉक्टर, ट्रीटमेंट जो है सिर्फ डॉक्टर साहब बता सकते हैं और हमने उसको रिलीजियसली फॉलो करना है, अपने आप को इससे अलग रखना है। और ये एक बड़ा अच्छा मंच है जिसके लिए मैं शुरू में सोच रहा था कि डॉक्टर आर्या साहब ने हमारे लिए ये वेबिनार किया, तो मुझे पता नहीं था कि इसका बैकग्राउंड क्या है या एक्स्ट्रा मैसेज। मुझे 5 तारीख को पता लग गया था, डॉक्टर साहब ने मुझे फोन किया था कि आप इसमें अध्यक्ष होंगे। और मैं इसमें तैयारी मैंने कुछ नहीं की है, मैं सिर्फ आपके यहाँ ज्वाइन किया। अभी मैंने इसको रिलीजियसली सुना है, बोलने से ज्यादा सुनना इफेक्टिव, उपदेश देने से ज्यादा कोई कुछ चीज ग्रहण करना बहुत जरूरी। मैं अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं फिर एक बार डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर रहेजा जी का, श्री प्रमोद सप्रा जी का जो कि रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद है आदरणीय अनिल आर्या जी का, जिन्होंने ये वेब उसका बता करके उन्होंने हमारे को काफी ज्ञान दिया है। और ये उन सब के लिए है जो डॉक्टर साहब ने बाद में लोगों के सवाल भी सुने और उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये बीमारी कहीं गई नहीं है, हमें प्रिकॉशन रखनी है। बेटर तो ये है कि हम इसकी गिरफ्त में ना आए, क्योंकि मैंने देखा है जो लोगों की जानें गई हैं वो परिवार के परिवार काफी ग्रसित हुए हैं। ये एक ऐसा समय है कि एक दूसरे से मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और इसको आगे ले जाना। एक बार पुनः मैं डॉक्टर अनिल आर्या जी का, डॉक्टर रहेजा जी का और श्री प्रमोद सप्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे ये आपका एफर्ट बहुत पसंद आया, मैं चाहता हूँ कि आप इसको जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रमेश बजाज जी, कार्यकर्ता प्रधान आर्य समाज डी ब्लॉक विकासपुरी। मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास मिथिलेश कोट जी भी है, वीरेंद्र ओझा जी भी है,
विजय लक्ष्मी जी भी है, बेहतर भाई जी भी है, मधु खेड़ा जी भी दिख रही है पंजाबी बाग से। एक भजन ओम सपना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी 2 शब्द अपना आशीर्वाद देंगे। आइए विजय लक्ष्मी जी सुनाइए। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। मैं नमस्ते एक जी, भजन, स्वागत। हाँ, प्रभु भक्ति का एक भजन आज रखना चाहती हूँ। स्वागत। अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मेरा भी मन किया उसमें पार्टिसिपेट करने का। मेरी है ये तमन्ना, हे ईश न्यायकारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी है ये तमन्ना, हे ईश न्यायकारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। तू पास जिसके रहता, होता वहाँ सवेरा, तू दूर जिनसे होता, रहता वहाँ अंधेरा। तू पास जिनके रहता, होता वहाँ सवेरा, तू दूर दिल से होता, रहता वहाँ अंधेरा। तेरे बगैर दाता, दिन भी है रात काली, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। उल्फत का रंग तेरा, कुछ ऐसा मुझ पे छाया, बनकर तेरा दीवाना, तुझको रिझाने आया। उल्फत का रंग तेरा, कुछ ऐसा मुझ पे छाया, बनकर तेरा दीवाना, तुझको रिझाने आया। अब आस पास तेरे, बीते ये उम्र सारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। तेरी है तमन्नीश न्यायकारी, रहना न दूर हमसे, खबर हमारी। मन कर ख्यात माझी, भव पार तो तारो, मैं उदास तेरा, एक बार तो पुकारो। बन कर के मैं उदास तेरा, रित हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी है ये तमन्ना, हे ईश न्यायकारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री अनिल भाटिया जी कुछ कह रहे हैं कि आरिश से ज्योति अब्राय जी भी जुड़े हुए, उनका भी स्वागत करता हूँ। अब मैं श्री ओम सपराज जी से आशीर्वाद, फिर परवीन जी शांति पाठ कराएंगे। आइए ओम सपराज, प्रधान उत्तरी दिल्ली वेद प्रचार मंडल पंजीकृत हमारे सबसे बड़े भाई साहब, 6 भाइयों में ओम सपराज जी। आप सब बंधुओं को मेरा नमस्कार, नमस्ते आप सबको। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, मैं इसके लिए आपका और अनिल जी का सबको अभिनंदन करता हूं। श्री रमेश मैदान जी जो अध्यक्ष हैं, आज के मुख्य अतिथि प्रमोद सपरा जी,
जो लायंस क्लब के गवर्नर हैं, और श्री डॉक्टर रहीजा जी, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। माता जो रहीजा जी थी, जब मलकागंज रहती थी, हमारा उनसे रेगुलर मिलना होता था। बड़ी ही निष्ठावान आर्य महिला थी वो। और माता जी के बाद, कृष्णा रहीजा जी के बाद उनके जो बच्चे हैं, सुनील रहीजा हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी आर्य समाज के पथ पे चल रहे हैं। मैं इसलिए वो सब अभिनंदन के पात्र हैं। मैं कोरोना के बारे में अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि आज का विषय वही था, लेकिन मैंने उसमें 2 पंक्तियां लिखी थी, वो मैं सुनाता हूँ। उसमें आशावाद की पंक्तियां हैं, मैं सुनाऊंगा आपको। मित्रों, कोरोना वायरस दुश्मनी करने लगा हम सब से। मित्रों, कोरोना वायरस दुश्मनी करने लगा हम सब से। चलो शातिर इंसान भी अब डरने लगा है रब से। चलो शातिर इंसान भी अब डरने लगा है रब से। अरे कोरोना तो कुदरत का एक अजब करिश्मा है। अरे कोरोना तो कुदरत का एक अजब करिश्मा है। दिया दुनिया को देखने का हमें एक नया चश्मा है। दिया दुनिया को देखने का हमें एक नया चश्मा है। जालिम है ये बेशकल वायरस, ना कोई फरियाद ना कोई दया है। जालिम है ये बेशकल वायरस, ना कोई फरियाद और ना दया है। ऐसी है ये अजब बीमारी, ना मुरम्मत बेमुरवत और बेहया है। लांगा है समुद्र और पहाड़ों को, लांगा है समुद्र और पहाड़ों को। हम हैं बहादुर इंसान, हम हैं बहादुर इंसान। हरगिज नहीं टिकेगा ये, नहीं होगा पूरा चीन का अरमान। नहीं टिकेगा अब ये, नहीं होगा चीन का अरमान। इसके अंदर अंतिम पंक्ति में सुनाता हूँ, क्योंकि लंबी है कविता ये। आओ मित्रों हम मिलकर करें, ये मेरा आह्वान है। और डॉक्टर साहब सुनील जी जो है वो आशावाद के प्रतीक हैं। ये पंक्तियां मेरी उनको समर्पित हैं। आओ हम मिलकर करें अपनी पूर्व कौम का हौसला बुलंद। आओ हम मिलकर करें मित्रों से और नियमों में रहे खुद भी पाबंद। दूर दूर रहे मित्रों से और नियमों में रहे खुद भी पाबंद। पीड़ा और हताशा में फंसी पीढ़ी का, पीड़ा और हताशा में फंसी पीढ़ी का अब हम बढ़ाएं मनोबल। अब हम बढ़ाएं मनोबल, आत्महंता बनते। सुसाइडल जो टेंडेंसी है उसके लिए लिखा मैंने। आत्महंता करते इंसानों को मिले अब तो खुदा का संबल, अब तो खुदा का संबल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ओम सप्रा जी। श्री अनिल भाटिया जी आरएस डी ब्लॉक विकासपुरी से कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। ज्योति अब्राय जी, बत्री जी, बात नहीं। मैं श्री प्रवीर जी गाजियाबाद से प्रार्थना करूंगा कि शांति पाठ, धन्यवाद ज्ञापन, कुछ भजन की पंक्तियां गुरु को डालते। परसों 5 बजे फिर मिलेंगे, लिंक यही रहेगा। आइए प्रवीर जी। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरे फिर जग का सुधार करें। ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो। चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। बच्चे पाप की कमाई से, बच्चे पाप की कमाई से। जीवन दीपक है ना इसे बर्बाद करें। जीवन दीपक है ना इसे बर्बाद करें। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरे फिर जग का सुधार करें। सभी ऑनलाइन उपस्थित सज्जनों का
हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि जब जब भी आपको ऐसे सुंदर आयोजनों की, ज्ञानवर्धक आयोजनों की सूचना मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें और अपने इष्ट मित्रों को, साथियों को भी इस लिंक को भेजते रहें ताकि वो भी लाभान्वित हो। धन्यवाद। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न। ओम शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद। नमस्कार 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 जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक्चुअली हमारे परिषद और आज मेरा विषय था दरअसल ना, उसके बाद में जो डॉक्टर रहेजा वहाँ उस हॉस्पिटल के थे। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तब